वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों की वापसी के बाद अमरीका को पाकिस्तान में अड्डे फराहम करने से इनकार कर दिया है। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू के दौरान दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया। कहा अमरीका को किसी सूरत फ़ौजी अड्डे नहीं देंगे। टीवी एंकर ने सवाल किया कि क्या CIA को सरहद पार कार्रवाई की इजाज़त देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा मुमकिन ही नहीं कि हम अमरीका को अफगानिस्तान में एक्शन के लिए पाकिस्तान में अड्डे दे दें। बिल्कुल, अफगानिस्तान में एक्शन के लिए पाकिस्तानी ज़मीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। ये अहम इंटरव्यू है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों की वापसी के बाद अमरीका को पाकिस्तान में अड्डे फराहम करने से इनकार कर दिया और अमरीकी टीवी को इंटरव्यू के दौरान दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया। कहा कि अमरीका को किसी सूरत भी फ़ौजी अड्डे नहीं देंगे। टीवी एंकर ने सवाल किया कि क्या CIA को सरहद पार कार्रवाई की इजाज़त देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा मुमकिन ही नहीं कि हम अमरीका को अफगानिस्तान में एक्शन के लिए पाकिस्तान में अड्डे दे दें। मज़ीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तज्ज़ियाकार खालिद अजीम साहब ने। खालिद साहब बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, ये इंटरव्यू आपने सुना, वज़ीर आज़म ने अमरीका को साफ साफ इनकार कर दिया है हवाई अड्डे देने से। इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ हम चाहता है। देखें जी, पाकिस्तान की जानिब से मैं ये समझता हूँ कि ये पहली मरतबा इतना दो टोक बिल्कुल अल्फाज को चबाए बगैर एक मौक़िफ़ जो है वो सामने ले आया गया है। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की ज़रूरत है, चूँकि अफ़गान अमल का जो प्रोसेस था जिसमें पाकिस्तान ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया, उसके तहत अब सितंबर तक अफ़गानिस्तान से जो अमेरिकन फ़ौजें हैं या जो भी गैर मुल्की अफवाज वहाँ पे मौजूद हैं, नेटो की हैं, उन सब ने वहाँ से वापस जाना है और ख़ास तौर पे उसमें सबसे बड़ा चंक जो है वो अमेरिका का है, तो उनकी वापसी है। और लेकिन इसके बावजूद अमेरिका चाहे अफ़गानिस्तान में अमन कायम रखने के हवाले से, चाहे ख़ित्ते में अपनी प्रेजेंस के हवाले से किसी न किसी तरह से वो ये चाहता है कि यहाँ पे उसकी एक्टिविटी जो है वो जारी रहे। इसी हवाले से वो पाकिस्तान पे मुख्तलिफ़ किस्म का दबाव भी डाल रहा है और इससे मुज़ाकरात में भी था और बाज़ औक़ात उसकी जानिब से कुछ तरग़ीबात जो हैं वो भी दी जाती हैं। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि ये जो ट्रूस है इस वक्त पाकिस्तान भारत के दरमियान, इसमें भी अमेरिका का एक रोल है और उसने जो है वो हिंदुस्तान को शटअप कॉल दे के उसको ये कहा है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो कुछ वो कर रहा है और आए दिन तीन चार खिलाफ वर्जियाँ होती थी, उनका सिलसिला उसने रोकने में, ये भी एक तरह से वो पाकिस्तान को ब्राइब करने के लिए था। लेकिन इस सारी तरगीब के बावजूद और इस सारे प्रेशर के बावजूद पाकिस्तान ने इस सारे मामले में उनको एक आज ये मैं कह सकता हूँ कि दो टोक जवाब एक दे दिया है। इससे पहले जब ये मामला उठा था तो अमेरिकन जो दफ्तर ख़ारजा है उसकी जानिब से एक बयान आया था जिसके जवाब में पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने ये कहा था कि ऑलरेडी हमारे पास दो मुआहदे ऐसे मौजूद हैं, ग्राउंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन और एयर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको मुख्तसरन अलोक और ग्लोक का नाम दिया जाता है। ये दो मुआहदे मौजूद हैं और उसमें बहुत वाज़ेह है कि हमारा क्या तरीक़ेकार होगा। लेकिन बेसिस देने के हवाले से, उन्होंने ना देने के हवाले से वो दफ्तर ख़ारजा का जवाब जो है कोई ज़्यादा दो टोक नहीं था। इसके बाद एक दो जगह पे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी ये कहा कि इमरान खान के होते हुए यहाँ से अमेरिका को अड्डे दिए जाने की कोई तवक्को न की जाए। और आज वज़ीर आज़म ने अपनी ज़ुबान से ये बात जो है वो बिल्कुल वाज़ेह कर दी है। इसमें अब किसी किस्म का कोई इबाम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं खालिद अजीम साहब कि इसमें किसी किस्म का कोई इबाम नहीं है। इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। अमजद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अमजद शेख साहब, जिस तरीके से अब प्राइम मिनिस्टर ने ये बयान दिया है, ये इंटरव्यू दिया है, उसमें अब तमाम स्पेकुलेशंस को ख़त्म कर दिया है। इसके बाद कैसे देख रहे हैं आप पाक अमरीका ताल्लुकात को? अमजद शेख साहब, आपको आवाज आ रही है? जी, अभी आ रही है आपकी आवाज। जी सर, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने ये इंटरव्यू दिया है उसके बाद तमाम इबाम दूर कर दिए हैं, तो अब कैसे देख रहे हैं आप पाक अमेरिका रिलेशनशिप को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अमेरिका तो आदी है इस बात का कि वो हमेशा अपने मुफादात के लिए काम करते हैं और अपने मुफादात उनके सामने ही बुनियादी चीज़ होती है और पाकिस्तान के मुफादात का कभी ख्याल नहीं किया। इसमें भी यही सूरत हाल अभी थी कि वो वहाँ से निकल के 20 साल में तो वहाँ कुछ नहीं कर सके, अमन कायम नहीं हो सका और अब बाहर बैठ के वहाँ से दूसरे अड्डे इस्तेमाल करके क्या कर लेंगे। लेकिन चूंकि खित्ते में वो रहना चाहते हैं, एक दफ़ा आपने बेसिस दे दिए फिर वो निकलेंगे नहीं यहाँ से।
नतीजा ये कि आप खित्ते में अपने लिए दुश्मनियां पैदा करें। अब एक तरफ तो ये आपके मुफादात हैं कि आप जिस खित्ते में मौजूद हैं, आप अपने लिए अमन रखना चाहते हैं, आप अपने हमसायों के साथ गलतफहमियां पैदा नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ अमेरिका है जिसकी एक न्यूसेंस वैल्यू है दुनिया में, जी। और IMF है, FATF है, जहां वो आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। लेकिन जब आपने फैसले करने होते हैं तो हमेशा आप अपना फायदा मुफाद और नुकसान दोनों को सामने रख के देखते हैं कि ज्यादा फायदा किसमें है या नुकसान ज्यादा किसमें है, और दोनों में से किस चीज को ऑप्ट किया जाए कि आप सरवाइव करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब हमारी सर्वाइवल खित्ते के साथ है जहां रशिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान मौजूद हैं। हम यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे कि इस रीजन में हमारे अपने जो हमसाया ममालिक हैं इनके साथ मसाइल पैदा हों, और जो मुश्किलात आ सकती हैं माली एतबार से या सियासी एतबार से, वो पहले भी हैं। वो उसमें हमें बहुत तवक्को अमरीका से पहले भी नहीं थी। उसकी वजह ये है कि उन्होंने भारत को अपना इत्तेहादी बना लिया और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वहां पे है। हमारे साथ एक टेक्टिकल सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप है जिसमें कि जब भी कोई बड़ा फैसला को करना वो अमरीकियों ने तो वो भारत की फेवर में होगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये डिसीजन हमारा बिल्कुल नफातुल्ला डिसीजन है। इसमें हमने अपने नुकसानात को सामने रखा है कि हमें क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिसमें खास तौर पे माली एतबार से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन उसका हल फिर भी कुछ न कुछ निकल आएगा। आपके सिक्योरिटी के मुफादात अगर यहाँ पे खित्ते में डिस्टर्ब हो गए, आपकी रिलेशनशिप चाइना, रशिया या ईरान के साथ गड़बड़ हो जाती है, तो अफगानिस्तान तो पहले ही भारत के हत्थे चढ़ा हुआ है, आपके लिए बड़े मसाइल होंगे। तो इस वजह से मेरा ख्याल है सिक्योरिटी पैराडाइम को सामने रखते हुए गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है। और फिर आपको याद होगा कि इमरान खान ने जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में तकरीर की थी तो उन्होंने ये कहा था कि अब अमन का कोई प्रोसेस हो तो हम तो उसका हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम किसी की जंग का हिस्सा नहीं बने। एग्जैक्टली। तो ये भी एक मैं समझता हूँ कि आपकी एक अखलाकी तौर पे आपने अपने मुल्क के लिए एक रास्ता चुना है तो उसको फॉलो किया जाना जरूरी है। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि हुकूमत की पॉलिसी में एक तसलसल नजर आ रहा है, कंटिन्यूटी नजर आ रही है, और वो बड़ी अच्छी बात है। इमरान खान के बाहर कोई मुफादात नहीं है, कोई उनकी जायदादें बाहर नहीं हैं कि उनको ये खतरा हो कि आपकी जायदादें जो हैं वो जब्त हो जाएंगी या वो फ्रीज हो जाएंगी। लिहाजा मैं समझता हूँ इंडिपेंडेंट फैसले कर सकते थे, उन्होंने किया जो मुल्क के मुफाद में। ठीक है। अच्छा सर, ये कितना इम्पोर्टेंट है जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि सिविल और मिलिट्री एक ही पेज पर हो, तो ये आपको क्या यही होता है? देखिए, बात यह है कि जहां सिविल और मिलिट्री एक पेज पे ना भी हो तो पहली बात तो ये कि ये फैसले जो हैं ये सियासी फैसले हैं, ये हुकूमत को करने चाहिए और बाकी सबको तस्लीम करने चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपने कोऑर्डिनेशन के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी भी बनाई हुई है जहां सबका पॉइंट ऑफ व्यू सुना जाता है, और फिर वहां पे जो भी फैसला हो वो एक आप यूं कह लीजिए कि एक इज्तिमाई फैसला होता है और फिर सारे ऑन बोर्ड होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अभी कोऑर्डिनेशन का जो अरेंजमेंट आपके पास मौजूद है इस पे बातचीत हो चुकी होगी, कोऑर्डिनेशन हो चुकी होगी, और एक नेशनल इंटरेस्ट में जो फैसला किया गया है वो वेल कंसिडर्ड है। इसमें दूसरी सूरत ये हो सकती थी कि इसको पार्लियामेंट में ले जाते और पार्लियामेंट में इस पर डिबेट हो जाती, लेकिन मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट चूंकि खुद अपने तौर पे थी कि ये फैसला उनका दुरुस्त है तो उन्होंने पार्लियामेंट में जाना मुनासिब नहीं समझा कि इस पे बहस हो और दुनिया सुने कि हमारे अंदर अपने इंटरनल डिफरेंसेस वगैरह क्या हैं इस इशूज पे। तो उस लिहाज से ठीक है, अगर कंसेंसस है। वैसे भी आपको याद होगा कि जब ये किस्सा निकला बाहर और लोगों ने बात करनी शुरू की कि जी पाकिस्तान बेसिस दे रहा है, तो पब्लिक रिएक्शन बड़ा नेगेटिव था। पब्लिक रिएक्शन इसमें इस हक में नहीं था कि इनको दिए जाएं, बेसिस दिए जाएं। तो मेरा ख्याल है कि पब्लिक सेंटिमेंट को भी गवर्नमेंट ने जहन में रखा है, से ये एक अच्छा कंट्रीब्यूट फैसला है। जी ठीक है, ठीक है। हमारे साथ खालिद अजीम साहब भी हैं। खालिद साहब, आप क्या समझते हैं, अगर इमरान खान साहब ने कल को US या UK में पनाह लेनी हो तो वो ऐसे बयानात आज ये देते? डेफिनेटली जी, उसमें तो वो गुड बुक्स में नहीं रहेंगे। और अब देखना ये होगा कि अमेरिका जो है उस पर रिएक्ट किस अंदाज में करता है। मेरे ख्याल में अमेरिका के हवाले से मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, अगर हम थोड़ी सी यानी माजी में जाएं, 1998 में जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके करने थे और जिस अंदाज में दबाव भी था, तरगीब भी दी जा रही थी, पैसों का लालच भी दिया जा रहा था, और उस वक्त
जो है वो पाकिस्तान ने एक स्ट्रांग फैसला किया और हम अपने जो एटॉमिक टेस्ट हैं उनके हवाले से अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। तो टाइम गुजरने के बाद, अगरचे शुरू में तो उन्होंने सैंक्शंस लगाई, लेकिन टाइम गुजरने के बाद उन्होंने इसको कबूल कर लिया और उन्होंने इस चीज़ को जो है वो रियलाइज़ कर लिया कि अब पाकिस्तान एक काम जो है वो कर चुका है। तो किसी पाकिस्तानी लीडर ने ये बात कही थी कि अमेरिका पहले दबाव बढ़ाता है, लेकिन जब कोई काम हो जाता है तो फिर उसको एक्सेप्ट कर लेता है। देखें, इमरान खान के लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि इससे पहले वो बार बार ये कह चुके हैं कि हम पराई जंग लड़ते रहे हैं। एक से ज़्यादा मौके पे उन्होंने जो अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान का रोल था उसको पराई जंग का नाम दिया था। और ये ख़ास तौर पे जो अगर हम आज की बात करते हैं, मुझे याद है कि जब 9/11 हुआ था और 9/11 के बाद वो बड़ा मशहूर जुमला जो है वो अमेरिका का कहा जाता था कि उसने पाकिस्तान से कहा कि फ्रेंड और फो आप फैसला कर लें। और एक रवायत के मुताबिक तो उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपको पत्थर के ज़माने में पहुंचा देंगे। और इस किस्म की चीज़ें होने के बावजूद पाकिस्तान ने फिर उस वक्त जो कुछ किया उसकी खासे अर्से तक पाकिस्तान को कास्ट पे करना पड़ी है। बिल्कुल। और उस वक्त कहा यह गया था, जो उसके लिए इस्तेलाह इस्तेमाल की गई थी वो ये थी कि हम उनको जो है वो लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम कर रहे हैं। अब उस लॉजिस्टिक सपोर्ट के अंदर 3 एयर बेसिस जो हैं पाकिस्तान के वो भी शामिल थे। और वहाँ पे जो सूरत हाल हमने जिसको फेस किया वो इस अंदाज की थी कि वो मुकम्मल तौर पे बहुत सी जगह जो है वो पाकिस्तान की होने के बावजूद वहाँ पे अमलदारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की थी। इवन हमारी जो एयर स्पेस है उसके बारे में भी, जो उसकी जो ट्रैफिकिंग है वो उसका भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल जो है वो अमेरिकन इदारों के हाथ में था। और जहाँ तक ये जनरल साहब बात कर रहे थे ना कि जी जब अमेरिका आ जाता है तो फिर वो जल्दी उसके जाने के, वो तो बहुत ओपन है इस बारे में। मुझे अच्छी तरह से याद है 9/11 के फ़ौरन बाद जब हमने स्ट्रेटेजिक सपोर्ट के नाम पे उनको अड्डे भी दे दिए और बाकी सहूलतें भी फराहम कर दी, तो उसके बाद यहाँ पे उनके जो सेंट्रल कमान के उस वक्त के जनरल टॉमी फ्रैंक्स थे, उनके सरबराह, वो यहाँ पे आए और अमेरिकन सेंटर में उन्होंने एक इंटरेक्शन रखा था मीडिया के साथ और मैं उसमें मौजूद था। जब उनसे सवाल हुआ कि इस वक्त हमारे हालात ये बन चुके हैं कि हमारी सरहद पे और हमारी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है और वर्किंग बाउंड्री है जी, उस पे भारत की अफवाज आ चुकी हैं और दोनों ममालिक की फ़ौजें आई बॉल टू आई बॉल खड़ी हुई हैं। तो ऐसी सूरत में तो पाकिस्तान को ज़रूरत है अपने तमाम हवाई अड्डों की भी और बाकी चीज़ों की भी। तो आप इसके हवाले से आप कब तक पाकिस्तान से मूव करें? तो उन्होंने एक लंबा लेक्चर देने के बाद ये कहा था कि कोई अगर ये समझता है कि अमेरिका अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स जो हैं वो जल्दी जल्दी यहाँ से मूव करेगा तो वो गलतफहमी का शिकार है। और हम एक तवील अरसा हमें यहाँ रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस मकसद के लिए हम यहाँ आए हैं, अफ़गानिस्तान को एक पुरअमन मुल्क बनाने के लिए, उसके लिए हमारी ज़रूरत है कि हम तवील अरसा यहाँ ठहरें। और वो बात बड़ी दुरुस्त साबित हुई। वो खासा अरसा यहाँ पे रह के उसके बाद जा चुके हैं या जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं इस बात को इस पॉइंट पे लाना चाह रहा था कि इस वक्त अगर हम स्लिप डाउन करते हैं बिल्कुल बिल्कुल खालिद अजीम साहब डिस्कशन को बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे।